आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में हर वोट काटने के लिए दिए गए थे 80 रुपए, 6 संदिग्धों की हुई पहचान। यूनुस सरकार में दरार, कट्टरपंथियों के आगे टेके घुटने। किसी दबाव में नहीं झुकेंगे, यूएस की कार्रवाई को व्लादिमीर पुतिन ने बताया गैर दोस्ताना। इजराइल के मंत्री ने कहा सऊदी के लोग ऊंट की सवारी करें, विवाद के बाद मांगी माफी। अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेगा, इजराइल पर बुरे भड़के डोनाल्ड ट्रंप। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप, पुतिन को लेकर जमकर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति। टाटा ट्रस्ट में फिर घमासान, मेहली मिस्त्री ने अपनी दोबारा नियुक्ति से पहले रखी कई शर्तें। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों से कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक उछाल। हिना खान ने बिग बॉस पर उठाई उंगली, नॉमिनेशन को बताया फिक्स्ड। और भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनावों में आलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने पाया कि मतदाता सूची से नाम काटने के प्रयास किए गए थे और इस घोटाले में शामिल कम से कम 6 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। सीआईडी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक काटे गए नाम के लिए संदिग्धों को 80 रुपए का भुगतान किया गया था। 6,994 नाम काटने के आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन कुछ वास्तविक मामलों को छोड़कर अन्य आवेदन फर्जी थे। कांग्रेस ने बताया कि 6,018 आवेदन फर्जी थे, जिसके लिए कुल 4,08,000 रुपए का भुगतान किया गया था। ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी स्थित एक डाटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में शामिल छात्रों का समूह, जिसे यूनुस ने कभी जुलाई अगस्त के आंदोलन की रीढ़ बताया था, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा है। ढाका स्थित अखबार प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े 2 सलाहकारों को उनके मंत्री पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके पूर्व योगी जमात ए इस्लामी ने इन छात्र नेताओं के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष का आरोप है कि यह सलाहकार नेशनल सिटीजन पार्टी के पक्ष में झुकाव रखते हैं। एनसीपी की स्थापना नाहिद इस्लाम ने की थी, जो एंटी हसीना आंदोलन के नेताओं में से एक थे। उन्होंने फरवरी में अपने पद से इस्तीफा देकर नई पार्टी एनसीपी का गठन किया था, जो जुलाई अगस्त के छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों द्वारा बनाई गई थी। वह वही छात्र नेतृत्व वाला एंटी कोटा आंदोलन था, जो बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका की ओर से रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रूस कभी भी अमेरिका या किसी अन्य देश के दबाव में नहीं झुकेगा। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस की सीमा के अंदर गहराई तक हमले किए गए तो इसका जवाब बेहद गंभीर और भारी होगा। पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को गैर दोस्ताना कदम और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि यह रूस अमेरिका के रिश्तों को मजबूत नहीं करता। यह निश्चित रूप से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और स्वाभिमानी लोग कभी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करते। पुतिन का मानना है कि इन प्रतिबंधों के कुछ परिणाम तो होंगे, लेकिन ये रूस की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस का एनर्जी सेक्टर मजबूत और आत्मविश्वास से भरा है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोत्रिच ने गुरुवार को कहा कि वह सऊदी अरब के साथ किसी भी राजनयिक संबंध बनाने वाले समझौते पर तभी राजी होंगे जब उनमें फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना की शर्त शामिल ना हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सऊदी के लोग ऊंटों पर सवारी करते रहे। स्मोट्रिच ने कहा, अगर सऊदी अरब हमसे कहता है कि फिलिस्तीन एक राष्ट्र बनता है तभी रिश्ते सामान्य होंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। उनका शुक्रिया। सऊदी अरब के लोग रेगिस्तान में ऊंटों पर सवारी करते रहे। हम अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और देश के विकास का काम करते रहेंगे। इजरायली मंत्री ने ये बात टेक्नोलॉजी के दौर में हलाखा नाम के सम्मेलन में कही। इसे जोमेट इंस्टीट्यूट और माकोर रिशोन अखबार ने आयोजित किया था।
वेस्ट बैंक पर इजरायली संसद में विधेयक पर मतदान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उससे अपना समर्थन वापस ले लेगा। ट्रंप से इजरायल के वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर सवाल किया गया था। इस पर तो उन्होंने कहा कि इजरायल ने ऐसा किया तो वह अमेरिका का पूरा समर्थन खो देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि मैंने अरब देशों से इस पर वादा किया है, इसलिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरब देशों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन खो देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करने वाले हैं। उन्होंने बुधवार को खुद इन देशों की यात्रा करने की घोषणा की। ट्रंप ने यह भी बताया कि वह दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्य आकर्षण दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग के साथ उनकी वार्ता होगी, जिसके बारे में ट्रंप की प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि यह वार्ता 30 अक्टूबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया है। कूटनीतिक प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई, वो बेकार की बैठक नहीं चाहते। डाटा ट्रस्ट ने अपनी 3 प्रमुख चैरिटेबल संस्थाओं में महली मिस्त्री को ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे उन्हें आजीवन ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि डाटा ट्रस्ट के सीईओ ने ट्रस्ट के अन्य सदस्यों को इस आशय के प्रस्ताव से अवगत कराया। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है। टाटा सन्स 156 साल पुरानी टाटा ग्रुप की कंपनियों की प्रमोटर कंपनी है। इस प्रस्ताव के तहत मिस्त्री को सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और बाई हीराबाई जमशेद जी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में दोबारा नियुक्त किया जाना है। टाटा ग्रुप के दिवंगत प्रमुख रतन टाटा के करीबी माने जाते रहे मिस्त्री पहली बार वर्ष 2022 में टाटा ट्रस्ट में नियुक्त हुए थे। उनका 3 साल का कार्यकाल 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। टाटा ट्रस्ट ने इस घटनाक्रम के बारे में संपर्क किए जाने पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन में शांति समझौते पर बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के प्रयास के तहत अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों में अमेरिका में रोसनेफ्ट और लुकोइल की सभी संपत्तियों को जब्त करना भी शामिल है। अमेरिका की सख्ती के बाद बृहस्पतिवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। ब्रांड क्रूड ऑयल $2.71 या 4.3% की बढ़ोतरी के साथ $65.30 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमतें $2.56 या 4.40% के उछाल के साथ $61.06 प्रति बैरल पहुंच गई। अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने भी पिछले सप्ताह रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया है। यूरोपीय संघ के देशों ने भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 19वें पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें रूसी एलएनजी के आयात पर पाबंदी लगाना भी शामिल है। यूबीएस के विश्लेषक जियोवानी स्टानोवो ने कहा कि वैश्विक तेल बाजारों पर इन प्रतिबंधों का पड़ने वाला असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या रूस को वैकल्पिक खरीदार मिलते हैं। टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 का लेटेस्ट एपिसोड लड़ाई झगड़े और नॉमिनेशन से भरा हुआ था। हालांकि बीते एपिसोड को लेकर टीवी के शो पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। नॉमिनेशन टास्क को लेकर सीजन 11 की फर्स्ट रनर अप रही एक्ट्रेस हिना खान ने सवाल उठाए हैं। बता दें कि टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने शो पर फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगाया है। हिना खान ने पोस्ट पर लिखा कि अगर फिक्स्ड नॉमिनेशंस का कोई चेहरा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। सबसे पहले बॉक्स खोलने के लिए किसको भेजा, उसी से सब कुछ तय हो जाता है। और हाँ, बॉक्स नंबर चुनने के बाद क्या पीछे से तस्वीर बदली जा रही थी, हमें क्या पता, जनता जानना चाहती है। दुखद बात ये है कि इस शो ने अपना चार्म खो दिया है।
भारतीय टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 23 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल एकेडमी में हुए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड पर डीएलएस नियम के तहत 53 रनों से जीत हासिल की। बारिश के कारण इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 ओवर्स में 325 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 8 विकेट पर 271 रन ही बना सका। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, जबकि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए श्रीलंका और पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 हार ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को झटका दिया था। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला बेहद अहम था, जहां हरमन ब्रिगेड ने शानदार जीत हासिल की। भारतीय टीम अब लीग स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में 26 अक्टूबर को बांग्लादेश का सामना करेगी।